अगर इंडिया की अभी अंदर की फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे तो बहुत इंडिया वीक होता जा रहा है, पर जीडीपी में हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम एक बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं जो कि 7% के आसपास है। मतलब कि जब हमारे ऊपर टैरिफ लगते हैं, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ी बहुत टसल हो जाती है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ईरान में इजराइल की बहुत सारी टेंशन होती है, यूएस के साथ पूरी वर्ल्ड में ही टैरिफ वॉर चलती है। लेकिन ये सारी कंडीशन को सर्वाइव करने के बाद भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% के अराउंड निकल के आती है। लेकिन अगर हम अंदर की हालत देखें, वो खराब होती जा रही है। किसी भी कंट्री की या किसी भी घर में भी अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखनी हो, सबसे पहले उनकी सेविंग पे नज़र डालो कि उनकी सेविंग कितनी है, क्योंकि सेविंग केवल वो होती है जो कि आपको अनसर्टेन कंडीशन में हेल्प कर सकती है। ऐसी कंडीशन जहां पर कोई भरोसा नहीं है और आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो वहां पर केवल रुपया काम आता है। और अगर आपके पास सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो टाइम आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। सेविंग को समझाने से पहले थोड़ा मैं जीडीपी की बात कर लेता हूँ। जीडीपी का मतलब नॉर्मल लोगों को इतना ही लगता है कि एक साल में देश में जो सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई वो जीडीपी हो जाती है। लेकिन जीडीपी आती कैसे है? अगर आपकी महंगाई भी बढ़ रही है तो भी जीडीपी बढ़ जाती है। थोड़ा जो इकोनॉमी पढ़ा होता है वो ये बात को नॉर्मली जानता है कि एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, जिसके लिए कि हम बेस ईयर रखते हैं कि हम इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट कर देंगे तो हमें रियल जीडीपी मिल जाएगी। अगर हम बेस ईयर को एक, जैसे कि अभी का जो बेस ईयर है वो 2011 का है, अगर 2011 को मान के चलेंगे तो अभी हम रियल जीडीपी निकाल लेते हैं। और रियल जीडीपी जब आप देखोगे तो वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी से बहुत कम होती है। एक बार मेरी बात मानो, गूगल पे जाओ, इंडिया की रियल जीडीपी निकालो और नॉमिनल जीडीपी निकालो, और फिर देखो कि जो हमारा बेस ईयर है तब से अब तक इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है, और जो हमारी रियल जीडीपी अभी है और नॉमिनल जीडीपी है उसके बीच में परसेंटेज का कितना गैप है। जब ये समझोगे तब समझ में आएगा कि ये खेल बहुत बड़ा है। असल में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हमें एक तरीके से जीडीपी भी बढ़ी हुई लग रही है। लेकिन केवल ये इन्फ्लेशन का गेम नहीं है, गेम इन्फ्लेशन से भी बहुत बड़ा है, कंज्यूमरिज्म का गेम है पूरा। इसे समझाने के लिए पहले मैं थोड़ी बहुत नंबर बता देता हूँ। जैसे कि हाउस होल्ड सेविंग जो इंडिया में है वो 18% के करीब है। हाउस होल्ड सेविंग जो इससे पहले थी 2024 से पहले, वो 20 से 21% की सेविंग थी, मतलब कि लगभग 3% सेविंग कम हुई है। लेकिन जब परसेंट में इसे देखोगे कि जो पहले सेविंग थी वो अभी सेविंग है, तो उसमें लगभग 10 से 15% सेविंग कम हुई है। ऐसे ही हाउस होल्ड का जो डेप्थ है वो पहले 2020 के अराउंड 14% था और अब इंक्रीज होकर वो 17-17.5% है। इसमें भी जो इंक्रीजमेंट आया है वो लगभग 15 से 20% का आया है। मतलब कि जितनी हमारी सेविंग कम हुई है उतना ही हमारे ऊपर लोन बढ़ता जा रहा है। अब ये कंडीशन आपस में भी बड़ी कोरिलेट होती है। जैसे कि जब इंडिया का पूरा बजट आता है तो वहां पर एक टर्म आता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि टोटल हमारे बजट में कितना डेफिसिट है, और इसी का मतलब होता है कि सरकार जितना फिस्कल डेफिसिट है उतना ही लोन लेती है। जैसे कि मानो मेरे पास 10 रुपए है और मुझे एक सामान खरीदना है जो कि 20 रुपए का है, तो मुझे 10 रुपए का मेरे पास फिस्कल डेफिसिट है, मतलब कि उतने रुपए की कमी पड़ रही है। लेकिन मुझे वो सामान चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 रुपए किसी से उधार ले लूंगा। तो जितना आपका फिजिकल डेफिसिट होता है उतनी ही आपकी बोरोइंग भी होती है। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जितना डेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये लगभग 5 साल के आसपास का है कि जितना इंडिया का हाउस होल्ड जो सेविंग है वो गिरती जा रही है, उतनी ही इंडिया के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाउस होल्ड मतलब कि जो हम लोग हैं नॉर्मल मिडिल क्लास है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पूरे ऐसे ही हाउस होल्ड अगर लोन निकालूं तो लगभग 56 लाख करोड़ का है। और ये केवल हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो दोस्तों से या घर परिवार से ले लेते हो उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। हर साल जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ होती है वो लगभग 11% से इंक्रीज हो रही है। इतना बैंक हर साल बढ़ा के लोन बांट रही है। रिटेल क्रेडिट शेयर इन टोटल लोन्स 55 से 60% है। होम लोन्स की जो ग्रोथ है वो लगभग 14 से 15% है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 15% उसका ये ग्रोथ हुआ है। पर्सनल लोन जो ग्रोथ है वो लगभग 18 से 19% है। क्रेडिट कार्ड की जो लोन्स की ग्रोथ है वो 21% की है। अब इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके से ईएमआई से, क्रेडिट कार्ड से, फाइनेंस से लोन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम जब सब लोग ये पूरा डेटा देख लेते हैं तब दिमाग में एक जनरल सवाल आता है कि लोग कमा भी रहे हैं लेकिन फिर भी इतना लोन कैसे बढ़ता जा रहा है। तो जब हम कमाई की बात करते हैं तो हमारी जो कमाई में इंक्रीमेंट होती है, मतलब कि रुपए, जैसे कि आज मैंने 100 रुपये कमाए इस साल, तो अगली साल अगर 10% इंक्रीज होगा तो 110 रुपये कमा लूँगा। लेकिन केवल हमारे देश की 2 से 3% जो टॉप पॉपुलेशन है उसकी इनकम ग्रोथ लगभग 5 से 6% होती है, और जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है उसकी इनकम ग्रोथ कुछ होती नहीं है।
और जो 25% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, उनकी इनकम ग्रोथ होती नहीं है। अब ये जो कंडीशन है वो ऐसी कैसे बनती जा रही है? क्योंकि जॉब क्रिएशन हमारे देश में उतनी नहीं हो रही है, और जो जॉब क्रिएशन भी हो रही है उनकी सैलरी बहुत कम है, और सैलरी जितनी है उसकी फिर ग्रोथ भी नहीं हो रही है। ये रियलिटी है हमारे देश की। लेकिन फिर कहोगे अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो जीडीपी की ग्रोथ कैसे आई? जीडीपी कंज्यूमरिज्म की वजह से आ रही है। कंज्यूमरिज्म मतलब उपभोक्ता। जैसे कि मुझे कोई चीज चाहिए, अब कोई होना भी तो चाहिए वो चीज बनाने के लिए। अगर कोई वो चीज बनाएगा तभी मैं कंज्यूम कर पाऊंगा। जितनी ज्यादा सामान की डिमांड बढ़ती है तो कोई ना कोई आता है उसकी सप्लाई को फिल करने के लिए, सप्लाई बढ़ने लगती है। ये डिमांड और सप्लाई का गेम जितना बढ़ता है जीडीपी की ग्रोथ उतनी आती जाती है। लेकिन मैंने तो तुमसे कहा कि इंडिया में लोन कर्जा बढ़ता जा रहा है, लोगों की सेविंग कम होती जा रही है, उनके पास जो सैलरी है उसमें भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, और लोग गरीबी रेखा में जा रहे हैं। तो फिर इतना कंज्यूमरिज्म कैसे बढ़ रहा है? कंज्यूमरिज्म बढ़ने के पीछे की बड़ी आसान वजह है यही, जो लोन आपको बड़ी सस्ती दरों में मिल जाता है। पहले लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तुम 10 बार बैंक के चक्कर लगा रहे हो, अलग अलग तुम फॉर्म भर रहे हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन आजकल केवल तुम्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन डेटा अपना देना है, 5 मिनट के अंदर तुम्हें लोन मिल जाता है। फाइनेंसेस बड़ी आसानी से हो जाते हैं। हर जगह मार्केट में, हर दुकान पर तुम्हें फाइनेंसर्स बैठे हुए मिल जाते हैं, जो कि तुम्हारी छोटी से छोटी चीज, मैंने तो अभी इतना भी देखा है, 500 रुपए की जो चीज है वो भी फाइनेंस हो जाती है, ईएमआई पे हो जाती है। मतलब कि अगर मेरे पास 200 रुपए थे अब, लेकिन मुझे वो वाली चीज चाहिए थी, मेरे पास 300 रुपए की कमी पड़ रही थी, फाइनेंसर आता है कि कुछ नहीं, 200 भी नहीं, तुम अभी 50 रुपए दे दो। ये जीरो इंटरेस्ट वाली ईएमआई है। आगे 3-4 महीने में 10-10, 20-20 रुपए कटेंगे कुछ, और तुम्हारा जितना रुपए है वो सब पे हो जाएगा। तो अब बताओ मैं वो चीज लूंगा कि नहीं लूंगा? मतलब कि बिना रुपए आए मेरे हाथ में लिक्विडिटी आ जाती है सामान खरीदने के लिए, तो मैं कंजप्शन करूंगा कि नहीं करूंगा? मार्केट में जितनी ज्यादा एस्पिरेशन बढ़ाई जाएगी उतनी ही ज्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। एस्पिरेशन हो और फ्री तुम्हें लोन मिल रहा है, आराम से तुम्हारे पास रुपए नहीं है, तुम ईएमआई लो, तुम लोन लो, आराम से तुम खर्चा करो, तो बताओ कौन नहीं करना चाहेगा? शो ऑफ एक बहुत बड़ी चीज होती है। अभी एक रिसेंटली डाटा आया था जो कि बताता है इंडिया में 60% जो आईफोन है वो ईएमआई पे लिए जाते हैं, और ज्यादातर उनमें से भी जो खरीदे गए वो टियर 3, टियर 2 सिटीज में खरीदे गए हैं। मतलब कि टियर 2 और 3 सिटीज में भी लोन का, ईएमआई का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब कंज्यूमरिज्म बढ़ा। कंज्यूमरिज्म बढ़ा तो डिमांड हुई, डिमांड हुई तो थोड़ी बहुत जॉब की भी जनरेशन हुई, और हमारे देश में ज्यादा कुछ तो बनता है नहीं, तो बाहर से आ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही थोड़ी बहुत जॉब आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लोन बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। लेकिन उनके पास जो रुपए हैं वो घटते जा रहे हैं, रुपए, उनकी सेविंग घटती जा रही है, उनकी सेविंग खत्म होती जा रही है, वो कर्जे में जाते जा रहे हैं। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जरा बताओ कि तुम अच्छी जॉब कर रहे हो, तुम्हारी जो मंथली सैलरी है वो 50, 60, 70,000 भी है, लेकिन उसके भी बावजूद जब एक महीने का एंड होता है तुम्हारे पास कितने रुपए बचते हैं? रुपए बचना तो भूल जाओ, और ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर कितना लोन है, कितने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बाकी है, कितने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरने के लिए तुमने दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया है, और ये धीरे धीरे करके एक बर्डन बनता चला जाता है। मैंने देखा है कि ग्रोइंग इकोनॉमी में अक्सर ऐसा लोन का कंसेप्ट होता है, लेकिन वो लोन तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अनसर्टेन कंडीशन में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, अच्छी जॉब है, लेकिन मंथ के एंड आते आते वो अपने दोस्तों से हजार रुपए ले रहे होते हैं। वो क्रेडिट कार्ड पे जिंदा है, क्रेडिट कार्ड को चुकाने के लिए एक और लेते हैं, और इसी पूरी साइकिल में फंस के रह जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी केवल अपने लोन चुकाने में निकल जाती है। और अगर वो लोन लेकर एसेट भी डेवलप कर रहे होते तो भी ठीक था, लेकिन उनका लिया हुआ लोन केवल उनके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। जीवन में वो कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पाते, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी उनकी इनकम सैलरी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी ली, अपने लड़के बच्चे पढ़ा लिए, अपनी प्रॉपर्टी भी डेवलप कर ली। लेकिन जो अब ये जनरेशन है ये इस चीज़ को फेस कर रही है, अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं हो पा रहा उनका। वो केवल एक लोन की साइकिल में फंस के रह चुके हैं। और ये बिल्कुल भी कोई सब्जेक्टिव बात नहीं है, बल्कि ये पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई होती है। एक कंट्री के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए अगर हम फाइनेंशियल नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार को उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसे कंट्रोल करा जाना चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है या फिर जो नए वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोन के कर्जे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार को जीडीपी बढ़ाने से मतलब होता है, जो कि कंज्यूमरिज्म से आसानी से बढ़ जाती है।